औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आप सभी को मेरी तरफ से पहले तो दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो मैं हमारे इज़्ज़त माफ़ शेख जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया आज की इस महफिल में और ऐसे ख़ास मौके पर इस आपसे मिलने का। मेरा वैसा तो इरादा था कि मैं इलियास से बात कर रहा था और इस्माइल से बात कर रहा था कि मैं आपके जो सदर है कि मैं खतरनाक सा एक प्रेजेंटेशन बना के आप सभी को एक पीपीटी दिखाकर एपेक्स ऑफ वीडियो अच्छे से समझाऊँ और रिप्रेस करूँ। लेकिन मैं अभी जामा मस्जिद में घूम ही रहा था तो जनाब का फ़ोन आया, कहा कि हमारे यहाँ एक महफिल है तो आपको हमारे लोगों से मिलकर, हमारे स्टूडेंट्स से मिलकर आप उनको अगर कुछ बातें आजकल की जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं लीगल पॉलिटिकल उस पर अगर आप कुछ बात करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं ज़्यादा सोच नहीं पाया, तो इसलिए जो भी मैं आज आपके सामने बोलूँगा वो इम्प्रॉम्प्टू होगा और जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे पिछले चंद सालों में रही है उनके बारे में होगा। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर मुझे कंफर्टेबल फील होता है कि आप बिना तैयारी किए बिना पीपीटी करें आपकी जो हालात जो इस तरह के हैं आजकल के वो आप बयान करो तो एक नेचुरल सा आता है, वो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में उसको मतलब हमें ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। मैं समझता हूँ कि आप हमारे करगिल के लद्दाख के बहुत ही प्रिविलेज ब्लॉक हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है दिल्ली में आकर किसी को जो मिलती है, मैं समझता हूँ कि कहीं और जगह किसी और जगह जम्मू श्रीनगर में नहीं मिलता है। और मैं जब इस गली से आ रहा था इस जामा मस्जिद से जब मैंने ऑटो लिया तो इन गलियों में आते आते मुझे भी बहुत सारी मेमोरीज यहाँ की है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट एक टाइम पर यहाँ पे भी दिल्ली में भी था 2014 में। क्योंकि हमारा एक रिवायत बन चुका है कि यूपीएससी की तैयारी हर कोई करता है, तो मैं भी उसका एक शिकार था। मैंने भी मुखर्जी नगर में अपने जो कोटे का जो मेरा प्रिपरेशन का जो कोटा था मैं वो कम्प्लीट कर उसके बाद में बाकी चीज़ें हमने किया। मैं संगम विहार की इसके बाद गया, क्योंकि एलिवेशन जो होता है मेरा ओनली क्लेम टू फेम इज दैट मैं मुखर्जी नगर से संगम विहार तक जा पाया, वहाँ पे इंटरव्यू में वो क्लियर कर पाया। और उसके बाद यूपीएससी में मैं 2-3 साल रहा और उसके बाद मैंने केस का इंटरव्यू दिया था तो लास्ट उसमें मैं फेल हो गया। तो दैट वाज माय लास्ट जिसको बोलते हैं ना कि मैरिज विद यूपीएससी। तो मैंने सोचा कि मैं लॉ में ही ठीक हूँ, जिस एरिया में मेरी स्पेशलाइजेशन है। लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, मैंने लुक एट रेट्रोस्पेक्ट। बट मुझे ये लगता है कि जब मैंने देखा हमारी गर्ल्स यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि इन रेट्रोस्पेक्ट जैसे मैं हूँ इस वक्त आपकी फेस से गुजर कर अभी यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, मैं समझता हूँ कि रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं सोचता हूँ कि देयर इज ए टिंच ऑफ इसको ना हल्का सा मुझे एक मलाल रहता है कि यार शायद मेरा उस टाइम पे मुझे उसमें टाइम स्पेंड ना कर मैं अगर इन चीज़ों पे अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड करता तो शायद मैं उन स्टूडेंट में से था मेरे ग्रुप में कि बोलते थे खाना भी सचिन साहब मुझे दे बाकी सब चले गए खैर। बट ये था कि टिंच ऑफ एक रहता है हमेशा। द रीज़न आई एम सेइंग दिस टू यू इज कि मुझे आपको ये बोलने का ये मकसद ये है कि टिंच रहता है जब आप रेट्रोस्पेक्ट में आप जाते हो बाहर, जब आप श्योर इसके बाद आप में से बहुत सारे एग्जाम भी देंगे बाकी जो कॉलेजेस में है, मैं समझता हूँ बहुत ही प्रिविलेज कॉलेज है। लेकिन एक टिंच ऑफ रिग्रेट रहता है कि शायद मुझे इस टाइम पे अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए था। तो मैं चाहता हूँ कि आप शायद उस दौर से ना गुजरे, आपको उसको गुजरना ना पड़े इस दौर से। तो इसलिए आप यहाँ पे तो इस मोमेंट का हर दिन का हिसाब अपने साथ रखें। मैं समझता हूँ कि ईच एंड एवरी डे एवरी मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कभी ग्रुप में रह के हमें एहसास नहीं होता है यहाँ पे, हम सोचते हैं कल करेंगे परसों करेंगे, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अगर आपको यहाँ भेजा है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है आपकी एजुकेशन के लिए है। बिकॉज बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, वो शायद हम कहीं ना कहीं लूज कर जाते हैं, कभी पार्टी में कभी दोस्त यारी में, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। और वो रिग्रेट मुझे बड़ा रहता है, क्योंकि मैं मतलब बचपन से उन स्टूडेंट्स में था जो कहते थे ना थोड़े से मतलब अच्छे मार्क्स लाते थे, टॉपर टाइप्स होते थे जो अच्छे मार्क्स लाते थे। ऑल्दो बीइंग ए टॉपर इज ऑल्सो वेरी मुझे लगता है सब्जेक्ट है, ये बड़ा एक हमने क्लीशे बनाया है जिसको कहते हैं किसी के नंबर ज़्यादा आ गए थे। लेकिन खैर उस लीग में था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक डिट्यूरेट जो हो जाता है ना, चीज़ें कम हो जाती है, वो कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ 2014-15 में। तो मुझे इस चीज़ का दुख है। तो मैं आप लोगों को एज एन ब्रदरली एडवाइस एज एन एल्डरली एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस इस वक्त दिल्ली में हैं, मैं समझता हूँ सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। मेरा जैसे नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से मैंने लॉ किया है और उसके बाद मैं लॉ ऑफिसर था। बट इवन इन द लॉ फ्रेटर्निटी जैसे नेशनल लॉ स्कूल्स में इनको अच्छा कॉलेज माना जाता है, बट देयर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली में है। बिकॉज इंस्टीट्यूशन की सिर्फ उससे तालीम जो आप एजुकेशन एकेडमिया से जो आपको मिलता है वो नहीं होता, बट आपका एटमॉस्फेयर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए
बहुत सारे कंट्रीज में भी दिल्ली का बहुत ज़्यादा जिक्र रहता है क्योंकि हाउ स्टूडेंट फ्रेंडली दिल्ली इज, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको दिल्ली देता है। आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहो, आप मास्टर की कोर्सेज करना चाहोगे, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ हैं। और मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो मेरे साथ क्लासमेट्स हैं, वो JNU से एक साल का कोर्स करके लंदन बाहर के कंट्रीज में है, वो वही बोलते हैं यही बात। ऑक्सफोर्ड में भी जाके उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये माहौल है दिल्ली का, वो शायद कहीं नहीं मिलता है, बिकॉज ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आपने देखा होगा कि चीज़ें यहाँ पे इजीली दस्तियाब हो जाती हैं, अवेलेबल होती है। तो इसलिए मेरे बार बार ये कहने का अभी मकसद ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं जाने दें। आप किसी भी एकेडमिया में हैं, किसी भी स्ट्रीम में हैं, कोई भी करियर आप परस्यू कर रहे हो, उसको अच्छे से करना है। बिकॉज ये जो टाइम चला जाता है, जैसे मैं आपका बीता हुआ मतलब कल टाइम विच यू हैव लॉस्ट, आई एम दैट पर्सन, बट बिकॉज आई हैड अ डिग्री इन लॉ, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था गवर्नमेंट हैदराबाद के साथ, तो वो थोड़ी सी प्रिविलेज मुझे हो गई, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करना है। मेरे आने का जब शेख साहब वेरी काइंड हो गया, साहब ने जिस तरह से मेरी तारीफ की, मैं खैर इतना अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता हूँ, बट जैसे उन्होंने कहा कि मेरे आने का मकसद भी यही था कि आपको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस ये बताओ कि आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और उस टाइम का भरपूर अपॉर्चुनिटी उसका उठाना है, इसका फ़ायदा उठाना है। और जो इंस्टीट्यूशंस आप जिन इंस्टीट्यूशंस में आप हैं, जैसे कहता साहब पता नहीं कहता रिजर्वेशन थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ लेफ्ट, यू सी हाउ कॉम्पिटिटिव विच इज पॉइंट मार्क्स का बहुत सारे लोग 95 96 में रह जाते हैं। दो अपने प्रिविलेज को आपने अपने प्रिविलेज को कभी इसको लाइटली नहीं लेना है, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। जो अल्लाह ताला ने अता है, जैसे बरात की वजह से जिस प्रिविलेज के थ्रू हम यहाँ आए हैं, उसको बिल्कुल आपने अच्छे से यूज़ करना है, और उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है। यू शुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है। एंड क्योंकि मैं एपेक्स ऑफ ट्रेडिंग के साथ हूँ कि ये जो 87 और 89 में जो बताना चाहते रिजर्वेशन से जिसकी वजह से कहता नहीं कुछ ये सारा इंटर रिलेटेड होता है। तो जैसे कि जनाब ने कहा कि मैं एपेक्स ऑफ ट्रेडिंग के साथ, एक्चुअली मैं एपेक्स बॉडी का लीगल एडवाइजर तो क्या है, मैं लीगल रिसर्चर हूँ उनका। तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना बताकर मैं आप कुछ चीज़ों पे फोकस करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नदी रिलीजियस, जैसे आज इतना पाक मौका है, मैं समझता हूँ कि आपको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड टू बी ए वेरी गुड रिलीजियस पर्सन यू हैव टू बी ए वेरी गुड पॉलिटिकल पर्सन। जिसको आपको पता हो कि आजकल हमारे हालात दुनिया में, जिस तरह से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स आपने देखा होंगे ईरान में, बाकी कंट्रीज़ में, वो पूरे कंट्रीज़ का, पूरे वर्ल्ड का वो जो करंट अफेयर्स होता है उसका हर चीज़ पर टैप रखते हैं। And only when you are aware कि आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, then only can you become a very religious person. मैं समझता हूँ because Islam is all about rationality. इमाम हुसैन ने जितने भी नबी साहब सीखना थी मिसाल है, हज़रत अली साहब की मिसाल है, उनसे एक एग्जांपल ना सिर्फ एक उम्मा मुस्लिम्स को है, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर रिलीजियस पर्सन जो बाकी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें they were purely religious एक्ट्स जो भी थे, बट एट द सेम टाइम दे हैड रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जैसे आपने एडवर्ड साइड के बारे में पढ़ा होगा, उनकी किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आप इज ए वेरी इंटेलेक्चुअल स्कॉलर जो ओरिएंटलिज्म पे बात करता है। जैसे पहली बार यूएस में जैसे होता है ना वेस्टर्न आइडियोलॉजी होता है, उसको काउंटर करके बहुत सारी चीज़ें बोली है, तो वो एक उनका जो सोर्स और जो इंस्पिरेशन होता है वो इस्लाम होता है। तो इसलिए हमें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और एक्टिव रहने से ज़रूरत मेरा एक्टिव रहने से ये मेरा मुराद नहीं है कि आप पॉलिटिकली घुस जाए सारे, दैट इज अनदर कॉल, यू कैन गिव इट शॉर्ट, मतलब वो आपका एक ऑप्शन हो सकता है, बट आपको पॉलिटिकली अवेयर होना है, और पॉलिटिक्स में घुसना भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए। बिकॉज हम पॉलिटिक्स की जब भी बात करते हैं तो एक ऐसा एक साइड लाइन करते हैं, ऐसी चीज़ एक प्रोहिबिटेड एक ऐसी चीज़ उसको मानते हैं, बट एवरीथिंग दैट यू डू, इवन द माइक दैट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम, इवन द जो सीलिंग का फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका यहाँ आना, आपका यहाँ पढ़ना, आपके जेब में जो मोबाइल चलना है, ईच एंड एवरीथिंग में पॉलिटिक्स होता है। आप कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं ए पॉलिटिकल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, कोई ऐसा टर्म होता ही नहीं है। एवरीथिंग दैट यू डू, आप सब मिलकर यहाँ आ जाए, सब ने गांधीनगर चूज किया, सब आप जाके डिफेंस कॉलेज में नहीं बैठे बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव और हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इटसेल्फ इज पॉलिटिक्स ऑफ प्रिविलेज, कि हम डिफेंस कॉलेज में जाके हम सब ये महफिल भी नहीं कर सकते, पीपल विल जज अस, देयर इज पॉलिटिक्स देयर आल्सो। इसलिए आप सबका यहाँ आना, सबका मिलना, उन सब में पॉलिटिक्स होता है, और पॉलिटिक्स को आप नेगेटिव कनेक्शन में कभी आपने नहीं देखना है। मैं समझता हूँ एज ए लॉ पर्सन, मेरा ऑल्दो मैं पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या चलना, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इससे ही हमारा जो मुस्तकबिल होता है, हमारा जो फ्यूचर होता है, इसी से डिसाइडेड होता है कि हम आज पॉलिटिकली हमने कौन से स्टेप्स लिए, व्हाट डिड वी डू पॉलिटिकली, व्हाट इनिशिएटिव वी टुक पॉलिटिकली, उससे हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आप बहुत सारे लोग मुझे
आई होप कि आप बहुत सारे लोगों ने 15 को जो हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, हम श्योर बहुत सारे लोग उसमें गए होंगे। आप कितने लोग गए थे वहाँ, कुछ आइडिया है? ऑलमोस्ट सारे गए थे सर। तो उस दिन जैसे आपने देखा होगा हमारे लीडर्स ने बहुत सारी बातें की कि किस तरह से 6 शेड्यूल की जरूरत है, किस लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है, किस लिए स्टेट जो हम शेड्यूल की डिमांड जो कर रहे हैं वो है। बहुत सारे लोगों ने स्पीच दिया, करलाई साहब ने, सजाद साहब ने, खबर साहब ने, और देखिए सुल्तान साहब ने, सलमान शुक साहब ने, सब ने बोला उस दिन। तो आप चीज़, मैं एक चीज़ जो खुद फील करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमने ये उस दिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत है, क्यों हमें 6 शेड्यूल की जरूरत है। लद्दाख में एक यूटी बन गया है और लेह में एक यूटी की डिमांड बहुत सालों की से होने के बावजूद भी अब ये कह रहे हैं कि हमें इस यूटी से हम खुश नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा 2019 5 अगस्त से लेकर अभी तक का जो जर्नी है लद्दाख का, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन उस चीज़ में जो मेरे लिए एज ए लीगल पर्सन, क्योंकि मैं एपेक्स बॉडी के साथ काफ़ी 2 साल से जुड़ा हूँ, 2 सालों से, और केडीए और एपेक्स पहली बार 1 अगस्त 2021 को मिले, जब उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक म्यूचुअल कंसेंसस हुआ। उससे पहले मैं एपेक्स के साथ डील कर रहा था। तो मैं एक चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट इसको समझता हूँ इवेंट को, इसलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में लाने के लिए नहीं था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्यों चाहिए, 6 शेड्यूल क्यों चाहिए और स्टेटहुड क्यों चाहिए। आई एम श्योर कोई भी स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा होगा उसको ये आइडिया होगा कि फेडरलिज्म का, कि कैसे स्टेटहुड आएगा तो हमें लॉज बनाने का अख्तियार मिलेगा, लेकिन एक आर लॉज। तो जाहिर सी बात है, इंडिया जो पॉलिटी होता है वो फेडरल स्टेट होता है इंडिया का, वो 2 हिस्सों में जुड़ा होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं इन चीज़ों में लीगल निटिग्रिटीज में नहीं जाऊँगा, टेक्निकलिटीज में, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो चीज़ें शायद उस दिन कम्युनिकेट नहीं हो पाई, एंड बिकॉज एज अ लॉ पर्सन मुझे क्या कहना चाहिए था, या मैं जिस तरह से सोचता हूँ मैं इस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने उस दिन रियलाइज किया, which I had realized earlier also on the 1st of August 2021 was that both Leh and Kargil पहली बार तारीख में, पहली बार, ऐसा नहीं कि मतलब एक मास लेवल पे पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे रहा है, और एक प्लेटफॉर्म पे दिल्ली पे आके एक ही डिमांड पे हमने एक कंसेंसस बनाकर हमने डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं इसको सबसे ज़्यादा वाटरशेड डेवलपमेंट मानता हूँ पूरे लद्दाख की हिस्ट्री में, इन इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। क्योंकि लेह और करगिल का आपको पता है कि पूरा लिटरेचर अगर आप उठाकर देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट बाइनरी, लेह करगिल। करगिल के कुछ, जैसे लेह में ज़्यादातर राइटर्स लेह पे लिखते हैं, लेह और साइमल्टेनियसली इसको सिनोनिमस लद्दाख मान के इसमें पूरा लिटरेचर है। सिमिलरली करगिल पे कुछ जैसे राधिका गुप्ता की एक नई किताब आई, अगर आप लोगों को पता है तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग उसको पढ़ें, फ्रीडम इन कैप्टिविटी करके, इसके लद्दाख करगिल के बारे में। और करगिल की जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उससे उसके बारे में भी है कि करगिल की पॉलिटिक्स को कैसे देखती है, करगिल का माहौल क्या है, हमारा जो रिलीजन, जो वहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग्स होती है वो किस तरह से होती है, और फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं एडवाइस करूँगा वो किताब यार आप पढ़े, इट्स कॉल्ड फ्रीडम इन कैप्टिविटी बाय राधिका गुप्ता। उनका रिसर्च पूरा करगिल पे है। तो सिमिलरली करगिल और लेह का एक पूरा एक बाइनरी बन करता है पूरे जम्मू कश्मीर में, और तो हम एक ही स्टेट थे। तो मैं समझता हूँ कि 2019 के बाद जो करगिल और लेह का एक साथ आना, मैं एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट उसको मानता हूँ, क्योंकि पहली बार हमारा एक कंसेंसस होकर हमने कहा कि जनाब हम दोनों की डिमांड एक जैसे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि करगिल वालों पर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि हमने एसटी कभी मांगा नहीं। हमने कहा जनाब हिल काउंसिल आएगा तो हमें ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हिल काउंसिल आया 96 में और इम्प्लीमेंट हुआ। करगिल वालों ने हमें करगिल में इम्प्लीमेंट किया 2003 में। हमने कहा कि जनाब हमें हिल काउंसिल नहीं चाहिए। तो लेह वालों का करगिल पे इल्ज़ाम होता है, जनाब आपने तो कहा था हिल काउंसिल नहीं चाहिए, देर हमारे अंदर से वो चाह तो काउंसिलर रखे, कोई बोलता मुझे काउंसिल दे दो, कोई बोलता मुझे इसी दे दो। तो लेकिन दिस इज द इल्ज़ाम जो करगिल पर है कि आप लोगों ने हिल काउंसिल में नहीं मांगा था, और जब आपको मिला तब आपने नहीं लिया। 96 से 2003 तक आपने कहा कि हमें हिल काउंसिल नहीं चाहिए। बट करगिल का ये स्टैंड था कि बिकॉज आपका जो हिल काउंसिल 96 में आया है, दैट केम थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रेक डाउन था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था। और क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे इस लॉ को लाया गया था, तो मोरली लीगली हमें लगता नहीं कि ये सही है, विच इज़ ए वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एक आर्गूमेंट है। लीगली अगर देखें तो मॉरली देखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने अगर प्रेसिडेंट रूल लगा कर अगर एक चीज़ लॉ पास किया है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट्स ए वंडरफुल आर्गूमेंट है, कहा कि हमें नहीं एक्सेप्ट, बट हमने इवेंचुअली इसको एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से बड़े सारे डायलॉग्स लेह और करगिल के बीच में चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका मिलना दोनों बॉडीज का और एक यूनानिमस प्लेटफॉर्म पे आना, ये एक प्रीकर्सर है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ए न्यू लद्दाख, वेयर लेह करगिल दोनों मिलकर एक अपने फ्यूचर का डिसाइड करेंगे। और वो फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फ्यूचर में आप सभी को वहाँ होना है। जितने भी लड़के हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लड़कियाँ हैं, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम।
आप अगर उसके बारे में, इसलिए अगर आप उसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, इवेंचुअली आपको रियलाइज होगा कि सिस्टम का तो पार्ट हो गए, बट वी वर नेवर, हमने उसमें कोई अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी। तो मैं इस वाकई में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं हो कि आप जब ये मौका आए तो आप अपना कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कहीं होगा नहीं। मैं समझता हूँ वो एक ट्रेजेडी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मूवमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो ये था कि बहुत करगिल ने पहली बार 4 डिमांड्स को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आए। एंड सेकेंडली इसमें कुछ, जैसे आप अब जो मूवमेंट जो लीड कर रहे हैं हमारे बहुत पुराने लीडर्स हैं, वो 1989 से लेकर कमर साहब जैसे सबसे पुराने लीडर हैं, करलाई साहब भी बहुत पुराने लीडर हैं, लेकिन इसमें लीडर की जो लिमिटेशन कुछ है वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, या मैं समझता हूँ कि आपको उसको देखने की जरूरत है। वो लिमिटेशंस क्या है कि क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है। आपने देखा होगा कि करगिल लेह में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज हो गए हमारे गुम्बा को लेकर, अदरवाइज आए दिन कुछ ना कुछ निकलता रहता है लेटर की, जनाब इसको ये किया, उसको डिलेल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपने वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं दिखाया, इसलिए क्योंकि इतने लोग, कम लोग हैं, एपेक्स में 5 लोग, केडी में 5 लोग, वो किस किस चीज़ों पे वो नजर रखेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं एज ए लॉयर, एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि आप लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती है कि भाई 6 शेड्यूल क्यों चाहिए, किसी ने बोला स्टेट बढ़िया है, किसी ने बोला नहीं तुम्हारा ये प्लान है, तुम्हारा वो प्लान है। तो बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन होती है, जो मुझे लगता है कि ऑल्दो वेरी हेल्दी है, डिबेट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो सारा डिबेट एक चीज़ को दोहराता है बार बार, वो ये है कि वेयर डू यू लोकेट योरसेल्फ एज स्टूडेंट्स। जो आप यहाँ जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, स्पेशली वो जम्मू में पढ़ रहे हैं, श्रीनगर, बैंगलोर में जो पढ़ रहे हैं, कि आपने उस डिबेट में क्या कंट्रीब्यूट किया उस मूवमेंट में। और मैं समझता हूँ कि मूवमेंट को सिर्फ वहाँ रोड पर रहकर एक कमेटी बनाकर दिल्ली में मीटिंग करना, या जम्मू में प्रोटेस्ट करना, या श्रीनगर में प्रोटेस्ट करना, या करगिल में रैली निकालना, मैं समझता हूँ वो सिर्फ एक मूवमेंट नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि आप जो इंटेलिजेंसिया है यहाँ की, जो हमारी क्रीम है, जो जिसके लिए फ्यूचर के लिए लड़ाई सारी है, हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू दैट सिस्टम, हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू दैट मूवमेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं ना कहीं एक बड़ा लैक देखता हूँ कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। मुझे सवाल उठता है कि आपका कंट्रीब्यूशन कैसे हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो कोई कॉलेज जा रहा है, टाइम भी है, खाना भी बनाना है, कपड़ा भी धोना है, थोड़ा घूमना फिरना भी है। मैं समझता हूँ दीज आर ऑल लेजिटिमेट एक्सक्यूजेस, लेजिटिमेट बातें हैं, बट एट द सेम टाइम आप इस तरह से डिबेट इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप अपने राइटिंग्स से, अपने डिस्कशंस करके, खुद बुला के, नए वालों से मिलकर, क्योंकि इट्स ए मूवमेंट जो हम सभी का है, उनके साथ बात करके आपको इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। मैं एज ए लॉ पर्सन पिछले 2.5 साल से मैंने कितने ज़्यादा हमने वो प्रपोजल्स बनाए। पहले हमने 6 शेड्यूल का प्रपोजल बनाया, जिसमें हमने कहा जनाब 6 शेड्यूल में एक रीजनल काउंसिल होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की तरह, असम, त्रिपुरा, मिजोरम की तरह, है ना। फिर हमने कहा नहीं, लीगल एक्सपर्ट से मिले दिल्ली में, उन्होंने कहा नहीं आपका थोड़ा 6 शेड्यूल थोड़ा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप बाकी और एवेन्यूज को भी आप एक्सप्लोर कीजिए। तो हमने कहा कि चलो हम स्टेट असेंबली की बात करते हैं, विल से कि वी वांट स्टेटहुड, जिसमें हमें असेंबली मिलनी चाहिए। तो हमने उस पर भी प्रपोजल बनाया। उसके बाद हमने असेंबली, सिर्फ असेंबली पे जैसे आर्टिकल 239A में जो दिल्ली का जो असेंबली है, यूटी में कैसे असेंबली होता है, वो एक प्रपोजल बनाए, बहुत सारे प्रपोजल बनाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारी शायद जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो दिल्ली में हैं, स्पेशली दिल्ली में मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप पे ज़्यादा बर्डन है। आप रोज देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, कौन से बिल्स आ रहे हैं, आपको रोज न्यूज़पेपर आता है, आप रोज न्यूज़ देखते हैं, आप इतने अपडेटेड है यूट्यूब पे आजकल, तो आपको पता है हर चीज़ का खुलासा होता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कि वो डिस्कोर्स मुझे कहीं नहीं दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको उसमें कंट्रीब्यूट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और इसलिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिस आर ऑल बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम ये बोल रहे हैं जनाब हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, एंड माइंड यू इट वॉज ए वंडरफुल स्टेट, हिस्ट्री में, तारीख में, किसी भी कंट्री में इस तरह का लैंड रिफॉर्म कभी वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है। आप इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, जॉन द्रेस के देख लीजिए, अमर्त्य सेन के देख लीजिए, इतना ज़्यादा लैंड रिफॉर्म बढ़िया कहीं नहीं हुआ है। उसके बाद इतना ज़्यादा सेटअप एक कल्चरल, एक हार्मोनियस स्टेट भी बहुत कम है, डोगरा, कश्मीरी, लेह वाले, करगिल वाले, जिसमें बड़े सारे ट्राइब्स हैं। बट ये हुआ, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, हम स्टेट से यूटी बने। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट मुझे लगता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में है, जिसमें आप इंटेलिजेंसिया का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप सभी से, आपको पूरा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं। स्टेट डिसइंटीग्रेट हुआ, उसमें यूटी आ गया, अब आपका असेंबली चला गया, यानी आपकी 4 MLAs 2 MLCs चले गए। तो आप ना हाउ डू यू
डिसाइड योर फ्यूचर, हाउ डू यू मेक योर रेलेवेंस सीन इन द यूटी सिस्टम। अभी तो ऐसा हो गया कि आप खुद को रिलेवेंस कैसे समझोगे। जो सेक्रेटरीज हैं उनके उसमें चल रहे हैं हम, अभी सेक्रेटरीज की मर्जी है, ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा कोई किसी के रिस्पॉन्सिबल तो होते नहीं हो और आप अकाउंटेबल भी कम होते हो, तो उसमें हम खुद को कहाँ लोकेट कर पा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकली जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है लद्दाख के लिए, दे आर फेसिंग ए क्राइसिस राइट नाउ एंड पीपल हु आर इन द ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल राइट नाउ, देयर आर 60 काउंसलर्स, हमारे 60 काउंसलर्स पूरे लद्दाख में, वो अपने रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं कि हमारे कहाँ इंपॉर्टेंस रहेगी है, कहाँ गए हम है तो ईसी है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता है, उसका एक कैबिनेट का रैंक होता है, यहाँ पे सरपंच होता है, वो बोर्ड बड़ा लगा के घूमता है, 2 स्पार्टर खुद खरीद के लाता है, मतलब खुद किराया देके होता है, मैं सरपंच यहाँ का, मैं पंच होता है ना जनाब, एक दिल्ली वाले बताएगा ना यहाँ पे कितना पावरफुल है। तो हमारा ईसी लेवल का जो कैबिनेट मिनिस्टर का है, वो सेक्रेटरी उसको आने नहीं देते। आपने देखा होगा लेन में हमारे कितने बड़े मसले हो गए। कारगिल में मेडिकल कोविड के टाइम पे जो ईसी आपका मेडिकल का जो ईसी है, दैट इज ए कैबिनेट मिनिस्टर, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे लोगों की साइकोलॉजी है कि बीसी आईएएस एग्जाम 5-15 लोगों ने एग्जाम दिया, इसने आईएएस निकाला, ये बड़ा ये कौन है, अच्छा बीजी से आया, क्या पता आप बढ़ जाएंगे, जबकि वो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पावरफुल होते हैं। हमारे लोग भी डीसी की तरफ बात कर सकते हैं, तो एसीआर होगा उसकी तरफ बात नहीं, उधर पूछेंगे नहीं, जो काउंसलर बैठा वो ज्यादा पावरफुल होता है। अब जब उसके पास बंदे जाएंगे नहीं, वो खुद ही ढूंढेगा उनको, कहाँ भाई कुछ पूछो क्या चाहिए तुम्हें, है ना। इस तरह से जो क्राइसिस आ गया उसमें आपको ये तवक्को करना कि कारगिल के लेवल पर, लेह के लेवल पर वो इन चीज़ों के सब के साथ टैकल करेंगे, मैं समझता हूँ मुनासिब उनके लिए नहीं है। इसमें आपका कहीं ना कहीं रोल होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग ऑनलाइन छोटी छोटी चीज़ों पे, लेह, कारगिल, द्रास, मिंजी, संगो, चुनीचर, चिकटन, उसमें ना करके मैं समझता हूँ कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, और कंट्रीब्यूट एक गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है कभी कभी, है ना। आप कंट्रीब्यूट करें, डिस्कोर्स को बढ़ाएं, बिकॉज आप ही पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, और शायद जो लोग काउंसलर्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, इन चीज़ों से आप इतने ज़्यादा वो अवेयर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है। वो इसलिए क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट है उसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाएं। आई होप कि जो अभी का जो सिनारियो है उसमें आप कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर सारा इसी से डिसाइड होना है। आप जो हिल काउंसिल देख रहे हैं शायद वो भी ना रहे, और डिफरेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बने, ये भी हो सकता है। तो और आने वाले फ्यूचर में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी हिल काउंसिल वाले जो एरियाज हैं, अभी आपने बोरदोली कोई कमेटी सुना है किसी ने, जो असम में फॉर्म हुई थी कमेटी, जब पहली बार जब कह रहे थे कि 6 शेड्यूल क्यों इन एरियाज को देना चाहिए, तो बड़ी सारी कमिटीज बनी थी। और जो 6 शेड्यूल जो एरियाज है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, these are 6 scheduled areas even before the independence, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे कहा गया कि these are very secluded areas, very unique culture, और बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। तो इनको इसलिए कमेटी बिठाकर, बहुत सारी कमेटीज बैठी, बोरदोली कमेटी, वो सीएम बने थे लास्ट में, पहला सीएम थे, आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि उसी मरहले में जिस स्टेज से वो 1940s 1960s में गुजर रहे थे, जिस स्टेज से वो गुजर रहे थे, उसमें हम अभी गुजर रहे हैं। और ऐसे हाल में क्या होना चाहिए कि वी शुड बी मोर इक्विप्ड, we should be more assertive, we should be more knowledgeable। लेकिन हालात ये कि उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर थे, बहुत ज़्यादा फोर्सी कर पाते थे फ्यूचर को, तभी तो नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा सिक्योर है। और हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट इतना नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सोचो ये शुरू हो गया कोई ज़्यादा ही बोल रहा है तो मैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमें इसका रेलेवेंस देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से रह के ये रियलाइज़ होता है कि शायद आप उसको इतना रेलेवेंट देख नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि ट्रस्ट ने क्या बोला स्कूल को, स्कूल ने क्या बोला ट्रस्ट को। मैं देख रहा था कि जैसे एक अनफॉर्चुनेट है, मतलब अनफॉर्चुनेट तो क्या ही, एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ था, किसी मोहतरम ने कमेंट किया, तो उस पर 4-5 दिन डिबेट चल रही थी, ये गलत बोला कि सही बोला, इसके बाद नहीं गलत बोला। बट जो एपेक्स केडी का जो चल रहा है मूवी, उस पर बहुत ज़्यादा कम बात होती है। हमारे जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे खबर साहब यहाँ आए थे, आपसे मिले थे शायद, तो काफ़ी टाइम से आ रहे। कारगिल में भी एक लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमें महसूस होता है, लेह में भी ना एक लैक ऑफ रिसोर्स महसूस होता है कि कहीं ना कहीं से खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है। जैसे सीनियर जो लोग सुल्तान साहब है, वो भी वहीं दौड़ रहे हैं, मीटिंग के लिए वही दौड़ रहे हैं, या कुछ पैम्पलेट्स बना रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं वहीं पे, और अदरवाइज कुछ और आइडियाज़ दे रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन कम है, और आप लोगों को जो स्पेशली दिल्ली में है, आप लोगों पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। आप हम में से किसी को भी पकड़ें, सजाद दिल्ली में है, किसी को भी पकड़ें, और उसको कोई आइडिया होगा, वो मेल के जरिए, फ़ोन के जरिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा, हम शायद इसका रिलेवेंस नहीं समझ रहे हैं। आप थोड़ा पढ़ के भी अगर कोई आइडिया अगर किसी को दोगे तो वी विल अकोमोडेट दैट आइडिया, क्योंकि हमें इस वक्त रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन लाइफ जनरली और अदरवाइज भी।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और क्योंकि बिकॉज आपके मुस्तकबिल की बातें होगी, आपके फ्यूचर इसी से डिसाइड होगा, तो इसमें आपको कंट्रीब्यूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपने लास्ट देखा होगा दिल्ली में आउटकम इतना ज़्यादा था, लोग इतने ज़्यादा आए थे, और कहीं ना कहीं एक और कमेटी बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें कुछ चीज़ें हो गई क्योंकि कुछ फोर्सेज जो हैं वो शायद इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। हमारी जो तारीख आज चल रही है उससे आज तक की बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर टिक करें, चार अपने डिमांड्स को लेकर डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी सर्टन, वेरी श्योर दैट ये रियलिटी में हो जाएगा। अब वो किस शक्ल में होगा हमें नहीं पता है, लेकिन उससे आपका पूरा करियर सभी का उससे डिसाइड होगा। अभी जैसे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप पीएचडी करने के बाद भी देख रहे हो एसएससी की जॉब निकले हैं, वो स्टे हो गया हाई कोर्ट में, तो प्रॉस्पेक्ट्स बहुत कम है। अगर इसमें कोई असेंबली जैसे लद्दाख में अगर आती है या कोई नया सेटअप अगर डिसाइड होता है, तो सारा जॉब जो एवेन्यूज है वो सारी चेंज हो जाएंगी, सारा मतलब देयर विल बी ए पीएससी वो डिसाइड करेगा और लोग वही डिसाइड करेंगे जो करगिल और लेह के लोग हैं। तो इसमें आपको इस तरह से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे जम्मू कश्मीर में जब मैं केस दे रहा था, मेरा हमारा 2016 वाला केस था, मेरा इंटरव्यू 19 में हुआ था। इंटरव्यू के राइट आफ्टर जब इंटरव्यू में जब 370 हटाया गया, उसी के बीच आसपास के हमारा रिजल्ट आया था, किसका, केस के इंटरव्यू का। मैंने अपने दिमाग में कभी नहीं सोचा था, हालांकि मेरा 370 पे मेरा प्रोजेक्ट मतलब हमारा एक पेपर चल रहा था, मैं यहाँ दिल्ली में पॉलिसी फॉर्म में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, तो हमारा जम्मू कश्मीर में हम रिसर्च कर रहे थे, 370 पर ही कर रहे थे। 370 तो चला गया, बट मैंने कहीं भी नहीं सोचा था अपने दिमाग में कि 370 चला जाएगा, लद्दाख यूटी बनेगा, बीएससी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो अनसर्टेनिटीज होती है, लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे थे शायद वो फोर्स कर पा रहे थे कि शायद इस तरह से होगा, पीएससी चला जाएगा तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट रहें, हालात को समझें, और ये देखिए कि कहीं यूटी में अगर पीएससी आ गया, स्टेट आ गया, तो हमें अगर असेंबली आ गई तो पीएससी बन गया, तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कितने निकल जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी में सिर्फ स्टडीज से वो डिसाइड नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं ना, कि आप बी स्मार्ट, कि आप कोर्स कौन सा परस्यू कर रहे हैं, उसको 10 साल बाद सोचना है कि इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा, क्या इसमें होने वाला है, और मैं किस चीज़ में इसको नेविगेट करूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो शायद मेडिकल में थे, फिर हमें जैसे मेरा तो लॉ से ही पहले रुझान था, लॉ की तरफ मेरा इंटरेस्ट था, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन करियर ऐसा चूज किया प्रॉस्पेक्ट जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। और घर से तो हमेशा प्रेशर तो होता ही होता है, सोसाइटी का अलग से प्रेशर होता है, उन लोग उन चीज़ों को अगर ना देख कर आप एक अपना एक प्रॉस्पेक्ट बनाते हो फ्यूचर का, दिस इज माय अनदर एडवाइस टू यू कि आप डिसाइड करें कि इस चीज़ में मेरे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। ये नहीं करें कि सब कोई कर रहा है। तो यूजुअली मेरे साथ एक दोस्त है, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, वो लॉयर है, वो मुझे मिले थे 2015 में, आए थे वो जुडिशरी करने, मुझे मिले मुखर्जी नगर के आसपास ही थे, तो मैं कोचिंग के लिए जा रहा था, कहता कहाँ जा रहा था, कोचिंग होता है किस चीज़ का, यूपीएससी का होता है, मैं भी चलूँगा। एक ही पल में उसने जुडिशरी से यूपीएससी के, अभी भी मुझे वो गालियाँ मारता, बोलते मेरा यूपीएससी नहीं देगा, अगर मैं जुडिशरी देता मेरा कब का जज का हो चुका होता, क्योंकि उसी के टाइम जज निकला। तो इसलिए हमारे ये होता है हमेशा। मेरे टाइम में तो खैर मुझे कुछ सीनियर्स थे, तो मैं रिसर्च, क्योंकि पहली बार क्लाइंट होता है ऑल इंडिया एंट्रन, तो मुझे पता था ये करना था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको अचानक से एक इम्पल्स ने पकड़ के नहीं, मुझे ये करूँगा, तो फिर यहाँ कोई कर रहा है पीएचडी, जैसे मेरे बहुत सारे स्कॉलर्स देखे हमारे यहाँ के, जिनका बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीम में एक मीडियम में चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो या पॉलिटिकल साइंस में चल रहा है, लेकिन उनको लगता है पॉलिटिकल साइंस में इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए और मैं शायद कुछ और करूँगा तो बेटर होगा। लॉ के प्रोस्पेक्ट्स को बहुत देखते हैं लोग, 3 इयर्स के बाद लॉ करूँगा, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जो आपका स्ट्रीम है उसमें अच्छे से करो उसको, तो ज़्यादा बेटर है कि बनिस्बत आप किसी और स्ट्रीम में घुसोगे। क्योंकि लॉ दिखने में तो लगता है कि लॉयर्स आजकल कुछ भी कर रहे हैं, तो बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल है लॉ में, दैट इज अ स्टोरी जो आपको वहीं जाकर पता चलता है। बहुत सारी छोटी स्ट्रगल, जैसे आप बड़े से बड़ा लॉयर, देयर विल बी अ टाइम जो बड़ा मैटर कर रहा होगा, अंग्रेजी हाई-फाई कर रहा होता हाई कोर्ट में, लेकिन वही लॉयर जाके छोटे से छोटे कोर्ट में जाके वो गाड़ी रिलीज भी करता है, जिसको आपको मुश्किल से कभी 300-500 होता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो इसलिए आप किसी स्ट्रीम में है उसको एनालाइज करें कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें क्यों रहना है, और उसका प्रॉस्पेक्ट कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आपका सपोज अभी पॉलिटिकल साइंस या केस में बड़ा ये हुआ है, केस की आप तैयारी कर रहे थे, सडनली केस ही खत्म हो गया, या एसएससी में बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलर एक स्ट्रीम को पकड़ के कर रहे थे, वो चेंज ही हो गया। तो उनको सोच के रखना आपने कि यार आने वाले टाइम में अगर ये चेंज होता है तो मेरा क्या होने वाला होगा। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम, बातें तो बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एपेक्स ऑफ ईडी के हवाले से मैं आपको इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आपको डेवलपमेंट्स के बारे में पता है कि इसमें कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि आप स्पेशली जो आप यहाँ के जो दिल्ली में जो पढ़ रहे हैं, आपको कंट्रीब्यूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में वेरी होपफुल कि आप भी इसमें डिस्कोर्स में जुड़कर
और बाकी जो स्टेट्स की जो तारीख है 6 शेड्यूल को लेकर या स्टेट जिनको मिला है यूटी से जो स्टेट बने हैं उनकी तारीख को देकर आप उससे लेसन लेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स अभी जो 6 शेड्यूल है वो एक टाइप की यूटी हुआ करती थी हमारी तरह, वो आप स्टेट्स बने हैं। तो आप उनकी तारीख को देख के उनके स्टूडेंट्स मूवमेंट की क्या तारीख देखिएगा। कि एग्जाम्पल दूंगा तो आसाम स्टूडेंट यूनियन था जिसने पहली बार इंडिया की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घुटनों पर लाया था आसाम रिकॉर्ड करने के लिए, वो एक आसाम की स्टूडेंट की मूवमेंट थी। तो आप आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत सारी चीज़ों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसी उम्मीद से कि आप इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और किसी भी अपने लेवल पे जिस तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है इंटेलेक्चुअली वो आप करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया। थैंक यू सो मच।